अच्छा, ट्राइंगल्स में मैंने आपको बता दिया था ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के कौन कौन से क्राइटेरिया थे, याद है आप लोगों को? कौन कौन से क्राइटेरिया थे? एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये सब आपको याद है। ठीक है, खैर हम बीपीटी की बात कर रहे थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है? स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, थोड़ा सा और बोल सकते हैं हम लोग, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स at two distinct points then it divides the other two sides in the same ratio। बात समझ आ गई? आज हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ये जो थ्योरम है इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट तो आप लोगों ने लिख ही लिया था। मान लेते ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ये वो पैरेलल लाइन है, नाम है इसका डीई, इसके पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए मैं इस तरह एरो लगा दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये दोनों आपस में पैरेलल है। अच्छा, एक चीज ना पहले और याद दिला देता हूं, वैसे तो ये शायद पहले 9th में था, अब शायद है या नहीं ये थ्योरम पता नहीं। एक थ्योरम था, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यानी ऐसे ट्राइंगल जिनका बेस सेम होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल बना रहा हूं इस बेस से, एक ट्राइंगल बनाया मैंने एबीसी, ये इसके पैरेलल है। ठीक है ना, तो मैंने इस बेस से एक ट्राइंगल बना दिया, इसी बेस से एक और ट्राइंगल बना रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है? ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं जिनका बेस सेम है और ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। थ्योरम ये है। समझ में आ गई बात में क्या बोल रहा हूं? सबको बात समझ आ गई? ये थ्योरम है एक। क्या है थ्योरम? ये आपको याद रखना है, नोट करना। ठीक है, याद रखना है इसको, बल्कि लिख लेना पहले से ही। ठीक है ना। क्या है? ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, ऐसे ट्राइंगल जिनका बेस क्या होता है? सेम, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स का मतलब है पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इस एग्जांपल, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बताओ जी, सबको बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये एक थ्योरम होती है, इसको पहले तो ध्यान में रखो। बात समझ आ गई? अच्छा, एक चीज और समझ लो, मान लेते ये एक ट्राइंगल है, नाम कुछ भी रख लो ए बी सी, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, मान लो ए डी। तो मैं कह सकता हूं इस ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ है ना? यहां पे बेस क्या है? बीसी, और हाइट क्या है? एडी। अच्छा, अगर एक और परपेंडिकुलर दिया होता, फॉर एग्जांपल यहां से परपेंडिकुलर दिया होता, ठीक है, ये मान लो सी एफ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में ऐसे भी निकाल सकता था, हाफ इंटू, इस बार परपेंडिकुलर इसके ऊपर दे रखा है तो बेस में इसको भी ले सकता हूं ए बी, और हाइट जो इसके परपेंडिकुलर है उसको ले सकता हूं सी एफ। मतलब मैं ट्राइंगल का एरिया किसी भी बेस से निकाल सकता हूं, अगर उसके परपेंडिकुलर ऊपर परपेंडिकुलर दे रखा तो परपेंडिकुलर वाले को हाइट ले लेंगे। समझ में आ गई बात? चाहे आप एरिया इससे निकालो चाहे एरिया इससे निकालो, सेम ही आएगा, एक ही ट्राइंगल है क्योंकि। क्लियर हो गई बात में क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना। तो अब इन सब कंसेप्ट का हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे। सबसे पहली बात तो गिवन क्या है? गिवन है डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये मेन चीज गिवन है। समझ में आ गई बात? अच्छा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। समझ आ गई बात? ये ए डी कहां से आया? जो पैरेलल लाइन है जब वो इस साइड को डी पे कट कर रही है तो इस साइड के दो टुकड़े हो गए, और जब ये वाली पैरेलल लाइन इसको कट कर रही है ई पॉइंट पे तो फिर से दो टुकड़े हो गए। इन टुकड़ों का जो रेशियो रहता है वो बराबर रहता है। ये कौन कहता है? ये बीपीटी थ्योरम कहता है। ठीक है ना। इसी थ्योरम को हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव ये प्रूव करना है। समझ आ गई बात सबको? ठीक है ना। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें, ध्यान देना। एक तो ज्वाइन डीसी एंड बीई, डीसी को और बीई को ज्वाइन कर देंगे। जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डॉटेड लाइन का यूज करते हैं, पता है ना आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ड्रॉ डी एफ
परपेंडिकुलर टू AE, मैंने यहां से इसके ऊपर ना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, DF नाम रख दिया, एंड EG परपेंडिकुलर टू AD, और EG मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। बताओ इतनी बात समझ आ गई? यहां तक सबको बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब देखते हैं प्रूफ। मुझे एक चीज बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AED होगा या नहीं होगा? ADE का एरिया और AED का एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा? रीजन क्या है? सेम ट्राइंगल। भैया जब ट्राइंगल ही सेम है, नाम बस घुमा के बता रहे, पर ट्राइंगल तो सेम है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा दूसरा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल देख के बताना, DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। देख के बताओ सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? DEB इसका एरिया और DEC इसका एरिया, कारण दोनों का बेस सेम है DE, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, और पैरेलल लाइन मैंने थोड़ा ना दिया, ये तो गिवन था। समझ में आ गई बात? तो मैं यहां पे इसको फर्स्ट मान लिया। इसमें रीजन दूंगा, रीजन क्या दूंगा? ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, हाँ या ना? बताओ जी, बात समझ आ गई? इसको मान लिया मैंने सेकंड। अब मैं क्या करूंगा? 1 और 2 को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड 1 बाय 2, तो इधर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से, हाँ है ना? तो ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। बस अब सबकी वैल्यू रखेंगे। ADE ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना? तो एक बार तो मैं बेस ले लूंगा AD, तो आएगा हाफ इंटू बेस क्या ले रहा हूं मैं? AD इंटू हाइट क्या हो जाएगा भाई? अगर ये बेस ले रहा हूं तो ये हाइट हो जाएगी परपेंडिकुलर जो इसके ऊपर है, EG। बताओ जी, बात समझ आ गई? अब है नीचे DEB, तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? DB। अब जरा हाइट देखना ध्यान से ध्यान से देखना, अगर एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो तो इसका जो हाइट होता है ना वो बाहर हो सकता है। अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो तो हाइट कहां पे होगा? बाहर होगा। समझ आ गई बात? बेस तो ये रहा, हाइट ये रहा, क्लियर है ना? अगर आप यहां पे भी ध्यान दो ना, तो देखो ये एक ट्राइंगल है, इसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा है आगे। परपेंडिकुलर कहीं पर भी हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आना चाहिए। समझ आ गई बात? अगर आप देखोगे DEB के वर्टेक्स से ही तो जा रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है। बात समझ आ गई? तो बेस ये हो गया, हाइट क्या हो गई? EG। मुझे बताओ सबको बात समझ आ गई? ठीक है। ऐसी अब इधर आ जाओ AED पे, तो हाफ इंटू AED ले रहा हूं, तो बेस क्या ले लूंगा मैं? AE, और हाइट क्या ले लूंगा? जो AE के परपेंडिकुलर है यानी DF, अपॉन हाफ इंटू DEC की बात कर रहे हैं, DEC की बात कर रहे हैं, इसकी बात। तो बेस क्या हो जाएगा? EC, और हाइट क्या हो जाएगा? इसी लाइन पे आगे जाके परपेंडिकुलर ये रहा भाई, ट्राइंगल के वर्टेक्स से तो निकल रहा है। इस ट्राइंगल की बात हो रही है ना, देखो इस ट्राइंगल की बात हो रही है, हाँ या ना? और यहीं से तो वर्टेक्स से तो निकल रहा है परपेंडिकुलर, और एक्सटेंडेड साइड पे, मतलब साइड को जब एक्सटेंड कर रहे हो उसी पे आ रहा है परपेंडिकुलर, यानी साइड के ही परपेंडिकुलर चाहे बाहर हो, तो क्या हो जाएगा बताओ? DF, हाँ है ना? हाफ से हाफ कट गया, EG से EG कट गया, हाफ से हाफ कट गया, DF से DF कट गया। प्रूव हो चुका है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। मुझे बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ये थ्योरम का प्रूव है, इसके आगे मैं बता रहा हूं, पहले ना आप ये नोट करना, ठीक है ना? ये नोट कर लो, थिंग्स टू रिमेंबर फ्रॉम जूनियर क्लासेस। ठीक है, जूनियर क्लासेस में था ये, अगर हट भी गया था तो मैंने बता दिया है, आप नोट कर लो। समझ में आ गई बात? उसके बाद इस थ्योरम को पूरा नोट करो। इस थ्योरम के ऊपर एक दो आउटकम्स और है, वो भी देखेंगे। मुझे बताओ ये थ्योरम समझ में आ गया सबको?
अभी इस थ्योरम का ना भाई, हेलो हेलो, ये थ्योरम जो है ना, इस थ्योरम का एक्सटेंडेड पार्ट भी है जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है थ्योरम से ही थोड़ा एक्सटेंड करके कुछ नई प्रॉपर्टीज बना देना। देखो आपको पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। मैंने आपको बताया था कि जब पैरेलल लाइन दो टुकड़े बनाती है, इनके साइड्स के दो टुकड़े बनाती है, इनका रेशियो सेम रहता है। तो ए डी बाई डी बी, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, हाँ है ना? सबको बात समझ आ गई? इसके अलावा ऑल्सो जो कोरोलरी होता है, ये तो चलो इक्वल होते ही है, ये तो बीपीटी कहता है, ठीक है, पर बीपीटी को हमने थोड़ा एक्सटेंड किया है और वो क्या कहता है, ऐसे भी ले सकते हैं कि हमने एक टुकड़ा लिया और पूरा साइड ले लिया, ए डी बाय ए बी। समझ आ गई बात? ए डी लिया है तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ए ई बाय, फिर पूरा लेना पड़ेगा इधर, ऐसी क्या ना, ए सी। या फिर एक और चीज हो सकती है, जो ही थोड़ा ऊपर वाला टुकड़ा लेना, नीचे वाला टुकड़ा भी तो ले सकते हैं। तो डी बी बाय ए बी इज इक्वल टू डी बी लिया तो सामने वाला ई सी बाय ए सी, ठीक है। ये जो दोनों होते हैं इसे बोलते हैं कोरोलरी, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। कोरोलरी ऑफ बीपीटी का मतलब हो गया बीपीटी से ही हमने थोड़ा एक्सटेंड करके ये नई चीज बनाई है। अब ये बना कैसे, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में यही प्रूफ करने को आ गया, ठीक है ना, क्वेश्चन दे दिया कि सपोज डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन प्रूव दैट ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो यहां तक तो तुम कर ही लोगे बीपीटी से। इसके बाद कैसे करना है जरा देखो यहां पे, देखो वी नो दैट, हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है हमें, वी नो दैट, क्या पता है हमें, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं 3 इज इक्वल टू 3, गलत तो नहीं है? और अगर मैंने इधर +1 किया तो क्या ये इसके बराबर रहेगा? नहीं ना, जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे वो दोनों तरफ करने पड़ेंगे। तो अगर मैंने +1 इधर किया तो इधर भी क्या कर दूंगा मैं, +1। अच्छा, अब मैं +1 की बात क्यों कर रहा हूं, मैं एक्चुअली यहां पे ना दोनों तरफ +1 करना चाहता हूं, कारण बता देता हूं। आप मुझे देख के बताओ, देखो कोरोलरी में क्या है, इधर और इधर दोनों जगह ना ए बी पूरा आ रहा है, ए बी ना पूरा आ रहा है, ए सी भी पूरा आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, ए बी किसके बराबर है, ए डी प्लस डी बी के बराबर नहीं है क्या? ए बी किसके बराबर है, ए डी प्लस डी बी के बराबर। तो जब भी हम चाहते हैं नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड हो जाए तो +1 कर देना चाहिए दोनों तरफ से। क्या कर देना चाहिए, +1। ऐसा करने पे क्या होगा देखो जरा, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया हमने। जब दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो आएगा ए डी बाई ए बी +1 ए ई बाई ई सी +1। इतनी बात समझ आ गई? जब हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं तो एलसीएम ले लेंगे, आ जाए एलसीएम क्या, सॉरी ये क्या था, ए डी बाई डी बी था, सॉरी, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, डी बी, और डी बी ऊपर चले जाएगा तो ऊपर तो क्या बन गया, ए डी प्लस डी बी। इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, ई सी, तो आएगा ए ई प्लस ई सी। अब डायग्राम में देख के बताओ, ए डी प्लस डी बी क्या है, ए डी प्लस डी बी किसके बराबर है, ए बी बाय डी बी बोल लो या बी डी बोल लो, बात एक ही है। और यहां बताओ ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए सी अपॉन ई सी। तुम देखो हमारा लगभग प्रूव हो चुका है सेकंड वाला पार्ट, बस उल्टा ही तो करना है दोनों तरफ। और बात भी सही है, अगर 1/2 के बराबर है, अगर मैं इसको पलट दूंगा तो इसको भी तो पलटना ही पड़ेगा, वरना बराबर थोड़ा ना आएंगे, हाँ है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, दोनों तरफ से क्या कर सकता हूं, इसको पलट सकता हूं, है ना। और एक काम और कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने एक इक्वेशन मान के रख लिया, ठीक है, और मैं इसको पलट रहा हूं। पलट दूंगा तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी बी बाई ए बी इज इक्वल टू ई सी बाई ए सी। एक पार्ट तो प्रूव हो गया हमारा, प्रूव्ड, सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया, हाँ है ना। अब फर्स्ट रह गया। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो एक काम करते हैं, इतना हो गया, अब इसमें हम लोग, ठीक है, इसमें से अगर मैं 1 में से दोनों तरफ माइनस कर दूं, 1 माइनस करने पे क्या होगा, देखो जरा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट, इसको मैंने एक इक्वेशन रख दिया, इसको मान लिया मैंने 2, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ को 1 से माइनस कर दिया
तो 1 माइनस डी बी बाय ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस ई सी बाय ए सी। कर सकते हैं ऐसा भाई? देखो 5 इज इक्वल टू 5 है, इसको भी 1 से माइनस कर रहा हूं तो इसको भी 1 से माइनस कर रहा हूं, जो रिजल्ट आएगा बराबर ही आएगा। और मैं माइनस की बात क्यों कर रहा हूं इस बार? क्योंकि देखो मुझे लाना क्या है, एडी लाना है। और एडी कैसे आएगा? जब मैं ए बी में से डीबी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और ए बी आएगा कैसे ऊपर? जब मैं 1 से माइनस करूंगा तब एलसीएम लेके आएगा। तो अब मैं एलसीएम ले लूंगा, आएगा ए बी, इधर आ जाएगा ए बी माइनस डी बी इज इक्वल टू ए सी माइनस ई सी अपॉन ए सी। ए बी माइनस डी बी क्या आ गया बताओ, डायग्राम में देख के बताओ। ए बी माइनस डी बी ए डी अपॉन ए बी। ए सी माइनस ई सी बताओ डायग्राम में देख के, ए अपॉन ए सी आएगा। ठीक है, अब आते थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2। अच्छा अब एक बात समझो, अब से ना कभी भी पैरेलल लाइन देखो ना, तुम्हारे दिमाग में ना तुरंत बीपीटी आ जाना चाहिए। पैरेलल लाइन देखते ही बीपीटी, 90 डिग्री का एंगल देखते ही ट्राइंगल में पाइथागोरस। समझ आ गई बात? पैरेलल लाइन देखते ही क्या याद आना चाहिए, बीपीटी। और ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री दिख जाए तो पाइथागोरस थ्योरम याद आना चाहिए। बात समझ आ गई? अब आ रहे हैं हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी पे। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है हाँ, बीपीटी का एक तरह से उल्टा। बीपीटी क्या कहता था? बीपीटी कहता था इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसका उल्टा कहता है, इफ एनी लाइन डिवाइड्स टू साइड्स इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। समझ आ गई बात? पहले में लाइन पैरेलल दिया था तो वो साइड्स को बराबर रेशियो में बांट रहा था। अब क्या दिया है, लाइन पैरेलल नहीं दी है, बता रखा है एक लाइन है जो बराबर रेशियो में बांट रही है। तो अगर कोई बराबर रेशियो में लाइन बांट रही है तो हम कह रहे हैं वो पैरेलल होगी। समझ आई बात? पैरेलल दिया है, रेशियो में बराबर बांट रही। अब क्या है, रेशियो में बराबर बांट रही है तो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। समझ में आ गई बात? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कहता है, इफ एनी लाइन इंटरसेक्ट्स two sides of triangle at two distinct points and divides the sides in same ratio then line is parallel to third side। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब बात करते हैं प्रूफ की। इससे पहले डायग्राम बना के बताता हूं बोल क्या रही है। सपोज ये आपका डायग्राम है ए बी सी, ठीक है ना। तो पहले मैं पैरेलल मान के नहीं चल रहा, पैरेलल मान के तो तब चलूंगा जब पैरेलल दिया होगा। दिया थोड़ा है, तो इसका नाम रख लिया मैंने डी ई। ठीक है ना, क्या नाम रख लिया मैंने, डी। क्या गिवन है, इसका और इसका रेशो बराबर है इसके और इसके रेशो के बराबर है। समझ में आई बात? तो क्या गिवन है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये गिवन है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, डी इज पैरेलल टू बी सी। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बी सी। मैंने क्या करा, एक लाइन बना दी डी एफ, किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल। बताओ बात में आ गई? अब आते हैं प्रूफ पे। अब मुझे एक चीज बताओ, एज डी एफ इज पैरेलल टू बीसी, मैंने बोला था पैरेलल सुनते ही क्या याद आना चाहिए, बीपीटी। अगर ये इसके पैरेलल है, बाकी सब कुछ भूल जाओ, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। डी एफ अगर बीसी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए एफ अपॉन, होगा या नहीं होगा, बोलो भाई, होगा। तो क्योंकि इसके पैरेलल है, इसका मतलब है ए डी बाई डी बी, डी ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी। सही बात है। ये कैसे हो गया, बाय बीपीटी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इधर भी ए डी बाई डी बी है, इधर भी ए डी बाई डी बी है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ या ना, बताओ, सही बोल रहा हूं। सो फ्रॉम 1 and 2,
फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से मैं कह सकता हूं ए ई बाय ई सी इज इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी। सही है। अब ना जरा एक चीज बताओ, मान लो ये एक लाइन है, यह है ए, इधर है सी, इधर है ई, इधर है एफ। सही है। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो 1/2 है, ठीक है। अगर मैं 1 को डबल करके 2 बना रहा हूं तो 2 भी डबल हो जाएगा, तभी तो वही रेशो आएगा, तभी तो रेशो आएगा सेम। अगर मैं 1 को डबल ट्रिपल कर रहा हूं, 3 बन गया, इसको भी ट्रिपल करना पड़ेगा, 2 3 6, तभी तो कट के बराबर आएगा, हाँ या ना। सही बात है। यानी अगर एक को बढ़ाएंगे तो सेकंड को भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा ताकि रेशो मेंटेन रहे। सही बात है ना। ऐसा नहीं कर सकते एक को कम कर दिया और दूसरे को बढ़ा दिया, ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप डायग्राम में देखो, यहां पर डायग्राम में देखो, ए ई बाय ई सी, फिर दूसरी तरफ लिखा है ए एफ। बताओ डायग्राम में देख के बताओ, बड़ा कौन है, ए एफ बड़ा है, ए ई बड़ा है? ए एफ बड़ा है। तो अगर ए ई बढ़कर ए एफ हो गया है तो ई सी को भी बढ़ जाना चाहिए था, कुछ नया बनना चाहिए था, यानी एफ सी बड़ा होना चाहिए था। पर बड़ा कौन है, ई सी बड़ा है, एफ सी बड़ा है? ई सी बड़ा है। दिक्कत हो गई? क्या बोला मैंने, सुन लो, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला अगर आप रेशो सेम रखना चाहते हो और अगर आप इसको बढ़ाते हो तो ये भी बढ़ना चाहिए। न्यूमरेटर अगर बढ़ा रहे हो तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब जरा डायग्राम में देखो, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, ए एफ लिखा हुआ है, यानी ए ई बढ़कर क्या हो गया है, ए एफ हो गया है। ए ई बढ़कर क्या हो गया है, ए एफ हो गया। तो ई सी को भी बढ़ना चाहिए था, पता है ना, दोनों को बढ़ना चाहिए था। पर हुआ क्या, ई सी बड़ा है और एफ सी छोटा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका क्या ये मतलब है, बस अब एक ही कंडीशन हो सकती है, ई जो एफ के ऊपर हो, एक ही कंडीशन हो सकती है, ई को अगर मैं एफ के ऊपर रख दूंगा तब ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी के बराबर आएगा, क्योंकि ई किसके ऊपर आ चुका है, एफ के ऊपर आ चुका है। सिर्फ तभी ये रेशो बराबर होते हैं, वरना तो रेशो बराबर हो ही नहीं सकते हैं। वरना तो वही प्रॉब्लम आ रही है, भैया ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए था, पर ये तो उल्टा हो रहा है, हाँ या ना। और ये डायग्राम, ये रफ डायग्राम होता है ये तो, ठीक है ना। हमने तो मान लिया ये पैरेलल नहीं है, पर हकीकत में तो पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये जो रेशो है, द अबव इज only true if E and F are coincident point का मतलब क्या हो गया, एक के ऊपर एक हो गया, एक के ऊपर एक। अब समझो एक बात, ये तो रफ डायग्राम था, मैं कह रहा हूं E जो है F के ऊपर आ गया है। E किसके ऊपर आ गया, तो क्या ये पूरी लाइन DF के ऊपर नहीं आ जाएगी? तो ये बताओ, अगर DF, मैंने भाई कंस्ट्रक्शन में ये लिखा था DF पैरेलल टू BC है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था, DF पैरेलल टू BC है, ठीक है ना। और DE इसके ऊपर आ चुका है, तो DE भी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC, हाँ है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट DE इज पैरेलल टू BC, प्रूव्ड। समझ में आ गई बात सबको, सबको बात समझ आ गई। BPT क्या कहता है, अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो साइड्स के जो टुकड़े होंगे उनका रेशियो बराबर होगा। और कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, अगर कोई लाइन टुकड़े बराबर कर रही है तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं इसकी भी फोटो लेके भेज दूंगा आपको।